हर साल की तरह एयरफोर्स, नेवी, कोस्ट गार्ड के लिए आपके एग्जाम के लिए बेहतरीन टेस्ट सीरीज मेरे द्वारा बनाई गई ये परीक्षा एप्लीकेशन पर लॉन्च कर दी गई है। डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है परीक्षा एप्लीकेशन का, उसे डाउनलोड करके इस टेस्ट सीरीज को मात्र के अंदर आपको मिल जाएगा। मेरे सारे क्वेश्चन जो मैंने तैयार किए हैं वो आपको वहां पर देखने को मिलेगा, पूरा पेपर मिलेगा, उसका सॉल्यूशन मिलेगा और इंडिया में क्या क्या रैंक आ रही है, कितने बच्चों के अंदर आप कहां खड़े हैं, वो सब इस एप्लीकेशन के अंदर आपको जब आप एग्जाम देंगे तो आपको देखने को मिलेगा। तो आप प्रैक्टिस करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। यदि आपके अंदर जज्बा है और जुनून है एक सीट निश्चित करने का, तो इस टेस्ट सीरीज को आप भरोसा करके जरूर परचेज करें और सभी क्वेश्चन को समय रहते आप फिनिश कर लीजिएगा। थैंक यू। देखिएगा, पहला क्वेश्चन है कि बीइंग अ हॉलीडे वी वेंट आउट फॉर अ पिकनिक, नो एरर। देखो, इस तरह के अगर कभी भी किसी भी सेंटेंस में, ज्यादातर मैं आपको प्रायोरिटी भी बताऊंगा कि अगर आपको कुछ ना आए तो वो ऐसे कर देना। अभी कभी जैसे कोई सेंटेंस आपके पेपर में आ गया, स्टार्टिंग बीइंग से दे रखा है, तो आपको जो एरर कर देनी है ना, वो ए वाले पार्ट में एरर कर देनी है जिसमें बीइंग दिख जाए। ज्यादातर अगर शुरुआत सेंटेंस की बीइंग से हो रही है तो आपको एरर जो है वो बीइंग वाले पार्ट में ही करना है, क्योंकि मैं अब तक कई पेपर करवा चुका हूं, उनमें बीइंग वाला जो कॉन्सेप्ट बनता है वो उसी में गलती होती है जिसमें बीइंग वाला होता है। अंडरस्टैंड ना? आया कि नहीं आया समझ में? अच्छा, अब ये गलत क्यों हुआ वो बताता हूं। देखिए, बीइंग अ हॉलीडे वी वेंट आउट फॉर अ पिकनिक, अगर इस तरह का कोई भी सेंटेंस हो तो पहले आपको अब ग्रामर के रूल से बताता हूं आपको गलती क्या होती है। ये जो बीइंग अ हॉलीडे जो दे रखा है ना, वो पार्टिसिपल क्लॉज होता है और पार्टिसिपल क्लॉज में क्या होता है कि सब्जेक्ट का होना जरूरी होता है, तभी तो वो पूरा बनेगा। तो ऐसे में क्या होगा कि बीइंग अ हॉलीडे जो है और आगे सेंटेंस देखो ये पास्ट में दे रखा है, तो आपको कुछ भी नहीं करना होता है कि बीइंग की जगह पर आप क्या कर दीजिएगा, इट वॉज, क्या कर दीजिएगा, इट वॉज कर दीजिए। क्योंकि ये देखो वेंट है सेकंड फॉर्म यानी पास्ट में, तो इसीलिए इट के साथ यहां पर वॉज आया है पास्ट में। अंडरस्टैंड ना? अच्छा, आगे देखो, अ हॉलीडे जो है वो कोई आदमी थोड़ी है, सो मैं यहां पर ही लगाऊं, या लड़की है तो शी लगाऊं। यहां पर बीइंग अ हॉलीडे है तो इसीलिए मैंने इट का यहां पर सहारा लिया है, क्योंकि दोनों ही अलग अलग जो है सब्जेक्ट हैं। तो ये चीजें आप याद रखिएगा कि बीइंग आ जाता है तो आपको यहां पर इट से स्टार्ट करके और पास्ट है तो पास्ट लगा दीजिएगा बस, और ये सेंटेंस बन जाएगा। तो बीइंग वाले पार्ट में एरर आपको कर देनी है। आगे देखिएगा, आगे सेंटेंस जो है वो उसी थोड़ा पढ़ना पड़ेगा आपको, तभी कर पाएंगे आप। पढ़ लीजिए ध्यान से। जैसे इफ वी हैव नो डेफिनेट एम बिफोर अस वी वुड ओनली वॉन्डर अबाउट इन एमलेस परस्यूट एंड अचीव नथिंग। ये सेंटेंस आपने पढ़ा होगा और मुझे पता है कि इसे आप दो दो तीन तीन बार पढ़ेंगे तो भी आपको जल्दी समझ में ये नहीं आएगा। ऐसे में आपकी एक प्रायोरिटी बननी चाहिए, वो मैं क्या कह रहा हूं देखिएगा। पहले आप ये देखिएगा, अबाउट और इन ये दो लगातार दो प्रीपोजिशन आ रही हैं जो कि नहीं आनी चाहिए। बॉन्डर के बाद जो होता है ना भाई, वो अबाउट आता है, ना कि न, समझ में आया ना, ना कि इन। तो वॉन्डर के बाद अबाउट आता है और वैसे भी लगातार दो प्रीपोजिशन नहीं आ रही हैं, नहीं आती हैं, तो इसीलिए मैं इनको यहां से डिलीट कर दूंगा। आगे देखो, ही इज एंक्सियस नॉट ओनली टू एक्वायर नॉलेज बट ऑल्सो एगर टू डिस्प्ले इट। ये सेंटेंस जो है वो समझने में आपको थोड़ी सी परेशानी कर सकता है, लेकिन ज्यादा सोचने की इसमें जरूरत नहीं है, क्योंकि आपने पढ़ा होगा कि नॉट ओनली बट आल्सो का एक प्रॉपर्टी आपको हमेशा याद रख लेना है कि नॉट ओनली बट आल्सो के बाद सेम पार्ट्स ऑफ स्पीच आना चाहिए। अंडरस्टैंड ना? एक चीज आप देखिएगा, इस लास्ट में बट आल्सो के बाद जो है वो एडजेक्टिव आ रहा है, और एडजेक्टिव के बाद जब कोई दूसरी वर्ब जोड़ी जाती है तो वो टू लगा देते हैं। ये बात तो हमें समझ में आती है। तो ऐसे ही जब बट आल्सो के बाद एडजेक्टिव आ रहा है तो नॉट ओनली के बाद ये वाला एडजेक्टिव आना चाहिए। तो मैं ऐसे बोल सकता हूं कि इस नॉट ओनली का यूज होगा एंग्सियस से पहले। अंडरस्टैंड? अगर आपको कभी भी नॉट ओनली का इस तरह से यूज करना है कि वो ऑब्जेक्ट टाइप में आ रहा है, तो ऐसे में क्या करना, आपको ये जो वर्ब है, सब्जेक्ट और वर्ब, इसे छोड़ करके तुरंत यहां पर नॉट ओनली लगाओ, उसके बाद फिर यहां पर एडजेक्टिव है, कोई सेंटेंस है, वो स्टार्ट करो। तो ऐसे में बस यही है, क्योंकि नॉट ओनली जब ये आगे आ जाएगा तो नॉट ओनली के बाद एंक्सियस यानी एडजेक्टिव है, टू लगा के फिर वर्ब आ रही है। आगे देखो, ऐसे ही बट आल्सो के बाद एडजेक्टिव है, फिर टू लगा करके वर्ब आ रही है। तो इस तरह से फिलहाल में जो राइट हो जाएगा वो एरर हो जाएगा ए वाले में। आगे देखिएगा, आगे सेंटेंस भी सरल है कि आई वेंट टू सी द ताजमहल इन अ मून नाइट। ये सेंटेंस आप सबके सामने दे रखा है। क्या इसमें कोई एरर है क्या? देखिएगा, ये बिल्कुल कोई भी एरर नहीं है।
क्योंकि इन मून नाइट जो है वो पास्ट के बारे में बात कर रहा है, और ऐसे में क्या है कि ये पास्ट में ही दे रखा है। तो और दा ताजमहल दा लगा दिया क्योंकि ये एक जो मॉन्यूमेंट है विश्व का जो है सुप्रसिद्ध है। तो फिलहाल में इसमें नो एरर वाला देखने को मिल जाएगा। और तीसरी बात ये देखो, कोई भी वर्ब आए तो वेंट के बाद अगर आगे कोई वर्ब आती है तो वो टू से जोड़ी जाती है, चाहे गो हो, चाहे वेंट हो, चाहे गॉन हो, आगे जो जुड़ेगा वो टू से जुड़ेगा। अभी जैसे मैंने बताया था कि एगर के बाद ये आ रही है वर्ब, तो मैंने टू से जोड़ा है इसे, क्योंकि ये रूल होता है एडजेक्टिव के बाद अगर कोई वर्ब को जोड़ना है तो टू से जोड़ा जाता है। कभी भी डिसाइड आ जाए, ठीक है, तो डिसाइड आने पर भी आपको क्या लगाना पड़ता है, टू लगाना पड़ता है। ये चीजें आप याद रखिएगा। आगे देखो, हैविंग फाउंड अ पीस ऑफ चीज, टू कैट्स वेंट टू अ डॉग टू डिवाइड इट अमंग देम। देखो आपकी प्रायोरिटी क्या होनी चाहिए। एक चीज मैं बताऊं आपको, हमेशा जब ज्यादातर एरर बनता है, कभी भी यस्टरडे, लास्ट नाइट वगैरह ऐसा कुछ आ जाए तो आपको हमेशा पास्ट इंडेफिनिट लगाना है। एक एरर ये भी बनता है। इस तरह के सेंटेंसेस में ज्यादातर जो एरर बनता है वो बिटवीन का बनता है। क्या? बिटवीन का और अमंग का बनता है। तो ऐसे में ये देखो, स्पेशली इसने बोल रखा है टू कैट्स। जब भी कभी टू दिख जाए ना तो आप याद रखना कि इसके साथ जो प्रेपोजिशन यूज किया गया है, कंजंक्शन, वो क्या है, वो बिटवीन है या फिर अमंग है। अगर टू दे रखा है तो आपको याद रखना टू मतलब दो, और आपको पता है ना ए बी एक और ये दो, बी भी दो नंबर पर आता है, तो दो के लिए हमेशा में बिटवीन लगाना पड़ता है, ना कि अमंग। यहां पर क्या आ जाएगा, बिटवीन आ जाएगा। अंडरस्टैंड? तो यहां पर बिटवीन आना चाहिए क्योंकि टू कैट्स की बात हो रही है। आगे बढ़ जाइएगा, आगे देखिएगा, सिंपल सा सेंटेंस मैंने यहां पर ले लिया है। जो जो कॉन्सेप्ट आपके पेपर लायक है वो मैं करवा रहा हूं कि आई एम नॉट एज सक्सेसफुल डैश शी इज। जल्दी से बताओ, ये प्रश्न बहुत सरल है। देखिएगा, मैं आपको बता दूं कि एज डैश एज है ना, ज्यादातर क्या होता है कि अगर नोट आ रहा है तो कभी भी पहले वाले एज को सो में भी कन्वर्ट कर देते हैं और फिर आ रहा है एज। अंडरस्टैंड ना? तो ऐसे में क्या होता है कि इन देखो, आगे अगर कभी एज आ रहा है तो यहां पर कोई एडजेक्टिव आएगा, वो भी पॉजिटिव डिग्री का कोई एडजेक्टिव आएगा, तो उसके बाद आपको एज ही लगा देना है। क्लियर है ना? तो ऐसे में देखिएगा, यहां पर देखो एज आ रहा है और एडजेक्टिव आ रहा है, तो ऐसे में यहां पर आपको पता है ना एज ही आएगा, क्योंकि एज एज इन दोनों के बीच में एक एडजेक्टिव आता है, वो भी पॉजिटिव डिग्री वाला। अब इसमें और किस तरह की एरर बन सकती है कि देखो, वो क्या करेगा, एज दे देगा, यहां पर भी एज लगा देगा, और यहां पर क्या कर देगा, मोर सक्सेसफुल, यानी कि इसे कंपैरेटिव बना देगा, जो कि गलत हो जाएगा। तो ये चीजें आपको याद रखनी है कि एज एज के बीच में पॉजिटिव डिग्री आती है, पहली बात। और ये किस तरह से बना रखा है कि पॉजिटिव डिग्री और यहां पर भी एज होता, तो यहां पर हम क्या लगाते हैं, यहां पर भी हम एज लगा देते। इस तरह से आपको याद रखना है। आगे देखिएगा, आगे देखो, माई 10 year old सन इज एन इनक्रेडिबल लाइव वायर। ये आपको इडियम्स एंड फ्रेजेस हैं, जल्दी से सोचो लाइव वायर का मतलब क्या होता है। थोड़ा सा इसके मीनिंग पर आप जब जाएंगे तो समझ में आएगा कि लाइव वायर का मतलब है कि ऐसा वायर जिसमें क्या है, लाइट विद्युत धारा बह रही है। जब विद्युत धारा बह रही है इसका मतलब ये जो तार है वो क्रियाशील है। अंडरस्टैंड ना? तो ऐसे में आपको, चलो मैं अंदर अगर लाइट चल रही है, इसका मतलब जो तार है वो क्रियाशील है, मतलब एनर्जेटिक है। विद्युत धारा करंट, और जिसमें देखो ना करंट आएगा, तो जिसमें करंट आ जाता है मतलब वो एनर्जेटिक, एनर्जी से फुल बढ़ जाता है। अंडरस्टैंड ना? आया कि नहीं आया? आया कि नहीं आया? तो वो एनर्जेटिक होता है। जैसे आप जब एयरफोर्स में लग जाएंगे वर्दी आपके, तो एकदम लाइव वायर हो जाएगी, आपके अंदर से भी विद्युत धारा बहने लगेगी, अर्थात आपके अंदर भी एनर्जेटिक यानी एनर्जी से फुल आप परिपूर्ण जो है भरे रहेंगे। तो ऐसे में आपको याद ये रख लेना है। आगे देखिएगा कि कूल हिज हील्स का मतलब क्या होता है कि उसके जो हील्स हैं, हाई हील्स की, तो ऐसे में क्या हो गया, उसके जो हील है वो है क्या हो गए, कूल हो गए, ठंडे हो गए। अगर ठंडे हो रहे हैं तो आपको वेट शब्द याद रखना है। ऐसे में कूल हिज हील्स का मतलब होता है कि किसी का इंतजार करना, मतलब खड़े रहना, इंतजार करते रहना, मतलब टू बी केप्ट वेटिंग। टू बी केप्ट वेटिंग वाला राइट आंसर होता है। और एक और चीज याद रखें, सेंटेंस एरर ऐसे भी आ सकता है कि टू बी के बाद हमेशा थर्ड फॉर्म आती है, और ये भी याद रखें कि कीप हो या फिर केप्ट हो, इसके बाद आने वाली वर्ब हमेशा आईएनजी के साथ आती है। तो तीन चार चीजें आपको एक साथ याद रखनी है। अंडरस्टैंड है? जैसे एक चीज और याद रखो, जैसे लाइक है, इंजॉय है, कीप होता है, फिनिश होता है, तो ऐसे में इन सब के बाद हमेशा आईएनजी आती है। आगे बढ़ जाते हैं कि द कैप्टन ऑफ द राइवल टीम शुड ट्राई टू वरी द हैचेट। देखो, बरी द हैचेट का बरी द हैचेट इसका मतलब क्या होता है, पढ़ रखा होगा, पूरा भरोसा है, किसी भी मामले को दबा देना, तो इसको बोलते हैं बरी द हैचेट। तो इसका मतलब मेक अ पीस, मेक अ पीस यहां पर एकदम सही बनता है।
यानी कि शांति में परिवर्तित कर देना। आगे देखिएगा कि वेट हिज विशल। वेट हिज विशल का मतलब ही स्टॉप्ड एट द बार, यानी उसने क्या बार के बार के पास में वो क्या हो गया, स्टॉप हो गया। क्या टू वेट हिज विशल, उसने क्या कर दिया, अपनी विशल को क्या कर दिया, गीला कर दिया। एक जायज बात है, अगर बार के पास में अगर कोई रुक रहा है तो जायज है कि वो जो गीली करेगा वो सीटी का यहां पर मतलब है कि सीटी को गीली कर दिया उसने, सीटी को नहीं है भाई, उसने मतलब वो ये कहना चाहता उसने वाइन पिया, मतलब दारू वारू पीने की बात कर रहा हो तो हैव अ ड्रिंक। इसका वेट वेट हिज विशल का मतलब होता है कि हैव अ ड्रिंक। आगे देखिएगा थ्रू थिक एंड थिन का मतलब क्या होता है, थिक माने क्या होता है, पतला, और ये देखिए थिक माने मोटा और थिन माने जो है पतला। तो ऐसे में राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका मतलब है कि हर परेशानी की बात कर रहा है, चाहे छोटी परेशानी हो चाहे बड़ी परेशानी की हो, यानी इन स्पाइट ऑफ ऑल दैट डिफिकल्टीज, अच्छे बुरे सभी स्थितियों में। तो राइट आंसर क्या होना चाहिए, आपको याद रखना, थिक एंड थिन आ जाए तो डिफिकल्टी वाला आंसर आपको लगा देना है। एक और चीज याद रखें, इन स्पाइट के बाद यहां पर ऑफ प्रीपोजिशन आता है, ये कई बार पूछा गया है। आगे देखिएगा कि ऑल के बाद जब ये कोई नाउन आता है तो वो प्री जो है प्लूरल में आता है, ये चीज आप याद रखें। आगे बढ़ जाते हैं। इट इज मोर बेटर टू टेक दिस रूट देन द अदर वन। ये सेंटेंस जैसे मैंने पढ़ा था मेरे समझ में एक चीज आ गया था कि आगे देन दे रखा है और मुझे इस वाले पार्ट में यहां पर कुछ भी भरना है। अगर मैं यहां पर जो भी भरूंगा वो ऐसा भरूंगा क्योंकि वो कंपैरेटिव वाला होना चाहिए, क्योंकि आगे देन दे रखा है, क्योंकि भाई देन के अंदर ही तो हम कंपैरेटिव जो है लगाते हैं। तो देखो मोर भी कंपैरेटिव है, बेटर भी कंपैरेटिव है। एक बात तो क्लियर है कि ये नो इंप्रूवमेंट वाला तो आएगा नहीं, क्योंकि लगातार जैसे दो प्रीपोजिशन नहीं आती वैसे ही लगातार दो कंपैरेटिव एक साथ नहीं आते। आपको पता है ना मोर जो है वो एक्स्ट्रा दे रखा है, क्योंकि मोर के बाद मोर जो होता है ना वो उन एडजेक्टिव के लिए कंपैरेटिव बनाया जाता है जिनका स्पेशली से सक्सेसफुल है। अब जैसे जिस गुड़ का बेटर हो जाता है, सक्सेसफुल का सक्सेसफुलर थोड़ी हो जाएगा, तो उसमें हम मोर लगा देते हैं। तो अगर मोर लग रहा है तो उसके बाद पॉजिटिव डिग्री आएगी आएगी, लेकिन यहां तो वो कंपैरेटिव आ रही है जैसे बेटर दे रखा है, इसका मतलब मोर जो है वो गलत दे रखा है, तो मोर नहीं आना चाहिए, यहां पर एकदम बेटर ही आना चाहिए, क्योंकि बेटर के बाद कंपैरेटिव में देन लगा रखा है। बोलिए सत्यनारायण भगवान की जय। चलो आगे देखिए, आगे देखिएगा, आगे देखिएगा मोर लाइक अ वुमन देन अ मैन इन मैनर्स एंड हैबिट्स। मैं एक बात बताऊं, यूनक जैसे वो होता है यूनक किन्नर होते ना, वो ये कह रहा है कि ज्यादातर जो उसकी जो हैबिट्स है ना भाई वो कैसी हैं, वो कैसी हैं बताओ, औरतों जैसी हैं, और उसके जो मैनर्स हैं वो हैबिट हैं बिल्कुल औरत जैसे हैं, कोई वो लेकिन वो मेल है, तो ऐसे में उसे क्या बोलते हैं, एकदम फीमेल से रिलेटेड है। तो देखो फीमेल जैसी साउंड आ रही है इस वर्ड में, ठीक है, एफिमिनेट, तो उससे बोलते हैं एफिमिनेट, जिसकी हरकतें थोड़ी थोड़ी जो है लेडीज से मिलती जुलती रहती है, मतलब नहीं ना वो स्त्रियों जैसा व्यवहार आचरण ऐसे ऐसे। आगे बस याद हो जाएगा ना, आगे बढ़ जाइएगा। एक होता है इसमें वोमिनिस, वोमिनिस का मतलब वही मतलब स्त्रियों जैसा। एक होता है डेलिकेट का मतलब क्या होता है, कोई वीक कमजोर होता है। आगे देखो हैंड राइटिंग विच इज डिफिकल्ट और इम्पॉसिबल टू रीड, ऐसी हैंड राइटिंग जो बिल्कुल पढ़ने में अक्षम हो, मतलब पढ़ा ना जा सके, बहुत बेकार राइटिंग लिखी रही है, तो इसको हम अंग्रेजी में बोलते हैं एलिजिबल। क्या बोलते हैं, एलिजिबल, ये आप राइटर रखिएगा एलिजिबल। देखिए याद रखना तीन डंडा से एक साथ मिलेंगे, जैसे कि इसमें, अरे इसमें भी है, नहीं नहीं ऐसे मत याद रखो, फिर तो याद ही करना पड़ेगा एलिजिबल। दूसरी बात, एक होता है एलिजिबल, एक है इसमें एलिजिबल, तो एलिजिबल का तो मतलब क्या होता है, योग्य होता है। एक है इसमें अनइंटेलिजिबल, मतलब जिसमें तर्क संगत कोई रीजनेबल कोई बात ना हो। एक है इसमें इलॉजिकल, तो इलॉजिकल का मतलब इसमें लॉजिक ना हो, ठीक है ना, जिसमें कोई लॉजिक ना हो यानी अतार्किक। तो इन आगे बढ़ जाओ। आगे देखिए मर्डर ऑफ अ ब्रदर, यानी कि भाई की हत्या कोई अगर कर देता है तो याद रखना ऐसे में आपको भाई, भाई का मतलब क्या होता है, भ्रात होता नहीं होता, भ्रात माने भैया, यानी फ्रैटी साइड। देखो भ्रात मतलब भ्रात आ गया, रेजी साइड, रा माने राजा, जिस राजा की हत्या करने वाला, भाई की हत्या, एक होता राजा की हत्या। पापा मतलब पिता, तो पैट्रीसाइड मतलब पिता की हत्या हो जाएगा। एक है इसमें होमिसाइड, मतलब हो मतलब मानव, तो मानव की हत्या हो जाएगा, और ये क्वेश्चन फिनिश। तो इस तरह से आपने सभी प्रश्नों का एकदम जवाब, मुझे लग रहा है काफी ज्यादा आपने अच्छा स्कोर किया होगा। देखिएगा सबसे पहले क्वेश्चन है कि आई हैव गॉट योर लेटर यस्टरडे। आपको पहले आप पढ़ लीजिए आराम से पहले वाले को, फिर आप ट्राई करिएगा। मैंने फाइंड कर लिया है। मुझे क्या पता चलता है कि जब भी किसी सेंटेंस में यस्टरडे आ जाए या फिर अगो आ जाए या फिर लास्ट ऐसा कोई शब्द आ जाए, तो ऐसे में पास्ट इंडेफिनिट लगता है, यानी कि उस सेंटेंस के अंदर सेकंड फॉर्म का इस्तेमाल किया जाता है, यानी पास्ट इंडेफिनिट का। तो ऐसे में सेकंड फॉर्म तो गॉट है ही,
तो इसीलिए आई गॉट योर लेटर यस्टरडे, मुझे आपका कल लेटर मिला। तो ऐसे में यहाँ पर गॉट ही आपका राइट आंसर होगा, क्योंकि गॉट एक सेकंड फॉर्म है। राइट हो जाएगा ना, हैव तो हट ही जाएगा। तो फिलहाल में ए वाले पार्ट में एरर था। आगे भी आप देख सकते हैं ना, एंड के बाद फेल्ट जुड़ा हुआ है, यानी सेकंड फॉर्म है, तो जाहिर जाए कि एंड से पहले वाला सेंटेंस भी उसी कंडीशन में होगा। आगे देखिएगा, श्याम इज वर्किंग इन अ बैंक इन चेन्नई फॉर द पास्ट 5 years। ये सेंटेंस आपने जैसे देखा होगा, तो लास्ट में आपने देखा होगा कि फॉर द पास्ट 5 years की बात कर रहा है, यानी कि पुरानी 5 सालों की बात कर रहा है। तो ऐसे सेंटेंस में आपको एक समझ में आना चाहिए कि ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में जाएगा। जब प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में जाएगा तो जो इज़ारएम होता है वो हैज बीन हैव बीन में बदल जाता है। तो सेम एक वचन है, इसलिए मैं यहाँ पर हैज बीन कर दूंगा। ठीक है, बस इतना सारा चेंज होगा। अगर कभी आपको सिंस फॉर और टाइम दिख जाए, तो सिंस फॉर टाइम के बाद अगर टाइम दिख रहा है तो इसका मतलब है कि ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में आता है। याद हो जाएगा, ये कई बार आता है, इसीलिए आप नोट कर लेना। आगे आप ट्राई करिए, पीपुल लिविंग इन लो लेइंग एरियाज फाइंड इट डिफिकल्ट टू कोप अप विद द फ्लड्स। आप ट्राई मत करिएगा, देखो याद रखना, अप नहीं आएगा, कोप विद आएगा। मतलब जो लोग हैं ना बहुत नीचे लेवल के जो एरियाज में रहता है, तो ऐसे में उनको क्या है कि फ्लड अगर आ गया तो उससे डिफिकल्टीज उनको जो है हो रही हैं। तो आपको एक समझ में आएगा कि फ्लड से सामना करने में उनको परेशानी होगी। तो ऐसे में कोप विद का मतलब होता है सामना करना। तो किससे करेंगे, वो जो लो एरिया में रहते हैं वो फ्लड से करेंगे, तो कोप विद आएगा। आगे देखिएगा, द न्यू डिश दैट आई ऑर्डर्ड इज टेस्टिंग गुड। अब इस सेंटेंस को जब आपने पढ़ा होगा तो आपको कुछ वर्ब याद आई होंगी कि जिन वर्ब में आईएनजी का इस्तेमाल नहीं किया जाता। तो देखिएगा, टेस्ट जो वर्ब है इसे कंटिन्यूस में आप मत लिखिएगा, नहीं लिखा जाता है। तो ऐसे में क्या होता है कि जब ये अगर प्रेजेंट कंटिन्यूस में कहीं पर भी दे रखा है तो आप इसे प्रेजेंट इंडेफिनिट में कर दीजिएगा। तो ऐसे में आप प्रेजेंट इंडेफिनिट में कर देंगे तो ऐसे में क्या हो जाएगा, इस देखो द डिश, ये क्या है बताओ, ये सिंगुलर है, इसीलिए यहाँ पर क्या आ जाएगा, सिंगुलर आएगा। तो टी टेस्ट कर सकते हैं, या फिर टेस्टेड गुड भी कर सकते हैं, टेस्टेड भी कर सकते हैं। यानी कि देखो आपको ये समझ में आ गया, यानी जो जो नई डिश थी ना जो मैंने ऑर्डर की थी, टेस्टेड गुड, अंडरस्टैंड ना, वो कैसा है, उसका टेस्ट कैसा था, वॉज टेस्टेड गुड। तो इस तरह से पास्ट में आ जाएगा। या फिर टेस्ट गुड, जो मैंने कल डिश, नई जो डिश आई थी उसको जो मैंने ऑर्डर किया था वो कैसी है बताओ, उसका जो टेस्ट है वो कैसा, अच्छा टेस्ट है। तो यानी प्रेजेंट में भी आ सकता है, पास्ट में भी आ सकता है। खैर वो मैटर नहीं करता, मैटर ये करता है कि टेस्टिंग वगैरह ये आईएनजी में नहीं आता, बस इसे आप हटा दीजिए। आगे देखिए, इंक्रीजिंग रेसिज्म, रेसिज्म का मतलब होता है जातिवाद, एंड हेट क्राइम्स कास्टेड अ शैडो ओवर इलेक्शंस। अब आपने इस पूरे को पढ़ा होगा, जल्दी से सोचो इस वाले पार्ट में गलती है, जल्दी से सोचो इस वाले पार्ट में गलती है। अब मैं आपका टाइम ज़्यादा बर्बाद नहीं करूंगा, मैं जानता हूं कि आपका पेपर आ रहा है। तो ऐसे में देखो, एंड की एक प्रायोरिटी होती है कि एंड से पहले क्या जुड़ रहा है बताओ, जीरंड, और फिर ये नाउन आ रहा है। वैसे ही यहां पर क्या आ रहा है, देखो एंड के बाद ये खाली वर्ब आ रही है, फिर ये नाउन आ रहा है। तो ऐसे में क्या होता है कि एंड से पहले और एंड के बाद दोनों प्रायोरिटी एक जैसी होनी चाहिए। तो देखो स्टार्टिंग क्या हो रही है, जीरंड से हो रही है, यानी वर्ब आईएनजी, तो हेट भी वर्ब आईएनजी की फॉर्म में होना चाहिए, यानी कि हेटिंग होना चाहिए। ये मैंने आपको कई बार बता रखा है, चलेगा, कोई बात नहीं। अगर आप इसको अटेम्प्ट नहीं कर पाए तो कोई बात नहीं है, कोई बात नहीं है। आगे बढ़ जाते हैं। आगे देखिएगा, इस तरह के आपने सेंटेंस तो खूब पढ़े होंगे और ये पेपर आने लायक है, पेपर में आने लायक प्रश्नों को ही मैंने यहाँ पर ले रखा है, बाकी जो हटा दिए। जैसे एक है, अगर कभी भी स्टार्टिंग में आई विश आ जाए, क्या होता है, आई विश आ जाए, तो आई विश लगने का मतलब होता है कि अनरियल कंडीशनल सेंटेंसेस के बारे में बता रहा है, यानी कि ऐसा कंडीशनल सेंटेंस जो कभी सच ना हो। जैसे आई विश, मैं उम्मीद करता हूं, मैं आशा करता हूं कि मैं अमेरिका चला जाऊं, मैं एक सेकंड में अमेरिका चला जाऊं। तो ये सब क्या है, कोरी कल्पना होती है। तो ऐसे में आपको कोरी कल्पना यानी कि फालतू, इसमें कोई रूल नहीं लगेगा। तो वैसे ही आपको याद रखना है कि आई के साथ आने वाली वर्ब, उसमें भी कोई रूल नहीं चलेगा। तो आई के साथ तो आता है वॉज, लेकिन हम वर लगा देंगे। तो फिलहाल में आपका ए वाला राइट आंसर हो जाएगा।
देखो डब्लू माने हो जाएगा विश और डब्लू माने हो जाएगा वर, इन दोनों को आप याद कर लीजिएगा, इस तरह से याद हो जाएगा। आगे देखिएगा, लुक आफ्टर योर हेल्थ, यानी अपनी हेल्थ का क्या करो, देखभाल करो। लुक आफ्टर योर हेल्थ, लुक आफ्टर का मतलब देखभाल करना। यू शुड रिपेंट लेटर ऑन, वरना क्या हो जाएगा, आप उस पर रिपेंट करोगे, ठीक है। अच्छा, अब अगर इस सेंटेंस में क्या आ सकता है बताओ, लुक आफ्टर योर हेल्थ, अपनी हेल्थ का क्या करो, देखभाल करो, कहीं ऐसा ना हो लीस्ट, तो लेस्ट होता है, तो लेस्ट यहां पर आएगा। लेस्ट का मतलब होता है कहीं ऐसा ना हो कि यू शुड रिपेंट लेटर, बाद में आप रो 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 फिरते फिको, तो ऐसे में क्या होता है कि आप यहां पर क्या कर देंगे, लेस्ट लगा देंगे। तो याद रखना लेस्ट में एस आता है, एस माने शुड, तो याद रखना अगर कहीं पर आप लेस्ट भी लगा दो तो आगे अगर कभी भी मॉडल भरवाने के लिए आए तो हमेशा याद रखना कि यहां पर शुड आता है। तो इसीलिए कोरिलेटिव मैंने देखा कि इसका जो कोरिलेटिव है वो शुड आता है, तो मेरा जो लेस्ट है वो एकदम सही हो जाएगा, क्योंकि यहां पर लेस्ट आ जाएगा और आगे शुड आ रहा है, तो मतलब लेस्ट एकदम सही है और वैसे भी मीनिंगफुल सेंटेंस बना रहा है। आगे देखिएगा, एवरी ईयर मिलियंस ऑफ टूरिस्ट द अन्ना सेंटेनरी लाइब्रेरी इन चेन्नई, देखिएगा द अन्ना सेंटेनरी लाइब्रेरी ये चेन्नई के अंदर है, चेन्नई मतलब किसके अंदर, तमिलनाडु। अच्छा, तो यहां पर ये देखिएगा एवरी ईयर आ गया, मतलब ये रेगुलरिटी की बात कर रहा है, हर साल होने की बात कर रहा है, मतलब प्रेजेंट इंडेफिनिट की बात कर रहा है। तो मिलियंस हो गया, मतलब इस प्रीपोजिशन से पहले जो आता है उस पर ही डिपेंड करती है ये वर्ब, तो ये प्लूरल है इसीलिए प्लूरल ही वर्ब आएगा, मतलब विजिट आएगा। आगे, हिज वर्ड्स वर हार्डली विद दैट स्क्रीमिंग एंड शाउटिंग इन द मार्केट। अब इन चारों का मतलब आपको पता होगा तभी कर सकते हैं आप। देखिएगा, पहले बताता हूं आपको इलेजिबल का मतलब क्या होता है। देखिएगा, एक है इसमें इलेजिबल, और इलेजिबल का मतलब होता है योग्य। एक है इसमें लेजिबल, और लेजिबल का मतलब क्या होता है, जिसे पढ़ा जा सके। एक है इसमें इंटेलिजिबल, जिसे समझा जा सके, समझ में आने योग्य। तो मतलब हिज वर्ड्स वर हार्डली क्या थे, वो इंटेलिजिबल थे, उसके जो शब्द थे, मार्केट में इतना ज्यादा शोर शराबा हो रहा था तो उसकी जो शब्द, उसकी जो आवाज थी वो कैसी थी, इंटेलिजिबल थी, बहुत हार्डली इंटेलिजिबल थी, बहुत ही मुश्किल से सुनाई, मतलब धीरे धीरे आवाज आ रही थी, पता नहीं वो क्या कह रहा था। तो ये सारी चीजें हैं, ठीक है। तो इसलिए मैं इंटेलिजिबल यहां पर एकदम सही हो जाएगा। बोलिए सत्यनारायण भगवान की जय। आगे देखो, ही वॉज एंग्री टू स्पीक टू मी, ये चीज देखिएगा यहां पर आ जाएगा टू, क्योंकि टू का जो कोरिलेटिव होता है वो टू होता है, तो यानी कि यहां पर टू ही आएगा। क्योंकि देखो एक और चीज मैं बता दूं कि अगर मैंने यहां पर टू लिखा तो टू के बाद एडजेक्टिव आता है, और एंग्री एक एडजेक्टिव है, तो मतलब ये हो गया एडजेक्टिव प्लस टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ जाए तो आपको यहां पर टू लगाना होता है, ये रूल याद हो जाएगा। चलो इनको भी बता देता हूं, छोटी छोटी चीजें। देखो, इरूडाइट का मतलब क्या होता है, वही स्कॉलर से संबंधित है, स्कॉलरली, थोड़ा सा स्कॉलरली का मतलब होता है थोड़ा विद्वान, है ना, पंडित वंडित से रिलेटेड है। एक है रिपीटेड, रिपीटेड का मतलब क्या होता है, एक तरह से किसी का दोहराना, है ना, उसे बोलते हैं ना रिएट्रिएट, तो रिएट्रिएट भी वही होता है। आगे देखिए, रिवर, रिवर REV, रिवर, रिवर का मतलब होता है एक तरह से रेस्पेक्ट से रिलेटेड वर्ड है ये, और रेस्पेक्ट हो जाएगा ना। एक इसमें कंडेम, कंडेम का मतलब क्या होता है बताओ, किसी की निंदा करना। एक है इसमें रिवर्स, रिवर्स का मतलब क्या होता है बताओ, उल्टा, विपरीत। एक है ह्यूमिलिएट करना, किसी को नीचा दिखाना, किसी को अपमानित करना। आगे देखिएगा, जल्दी जल्दी आप खुद ट्राई करिएगा, मैंने बिल्कुल सिलेक्टेड क्वेश्चंस ले रखे हैं भाई इसके अंदर, यानी कि ज्यादा हार्ड नहीं हो ताकि आपको डिफिकल्टी ना देखने को मिले। आगे देखिए, स्टूडेंट मस्ट लर्न, उनको सीख लेना चाहिए, टू कीप देयर बिलोंगिंग्स, अपने सामान को रखने का, इन एप्पल पाई ऑर्डर। इन एप्पल पाई ऑर्डर का मतलब क्या होता है कि बिल्कुल परफेक्ट ऑर्डर में, नॉट एट 6 and 7, ठीक है। तो इसका मतलब है एप्पल पाई ऑर्डर का मतलब होता है बिल्कुल क्रम के अंदर, क्रम में रखी चीजें, तो इन परफेक्ट ऑर्डर इसे बोला जाता है। बहुत पुरानी है, भरोसा है मुझे कि आप सबको ये याद होगा। आगे देखिए, ब्लोइंग देयर ओन ट्रम्पेट, इसका मतलब होता है कि पॉलिटिशियंस एंजॉय, यानी कि जो राजनेता जो होते हैं ना वो क्या करते हैं, ब्लोइंग देयर ओन ट्रम्पेट, अपनी ही ट्रम्पेट को बजाने में उनको क्या करता है, एकदम सेखी समझते हैं। मतलब क्या होता है, टू बोस्ट अबाउट देयर अचीवमेंट, मतलब अपने जो अचीवमेंट है उनकी क्या सेखी पकड़ते हैं, डीग मारते हैं।
ठीक है, ये चीजें आपको याद होनी चाहिए। चलिएगा आगे बढ़ जाते हैं। आगे देखो, द जिप्सीज हैड लेफ्ट द विलेज अ फ्यू डेज अगो। मैंने क्या बोला, यस्टरडे आ जाए या फिर अगो आ जाए तो उसमें सेकंड फॉर्म इस्तेमाल करते हैं, तो इसीलिए सेकंड फॉर्म आ जाएगा। बहुत सिंपल है, ज्यादा डिफिकल्ट नहीं, आप ज्यादा टेंशन मत लीजिएगा, ठीक है। क्या हो गया भाई, ये क्या हो रहा है। चलो आगे, आगे देखिएगा। इफ दे वर नोइंग अबाउट द क्रैब्स दे वुड नॉट हैव डिसाइडेड टू पिकनिक देयर। देखो कंडीशनल सेंटेंसेस देख करके ही आपके समझ में लास्ट वाले पर आप जाया करो। ये क्या दे रखा है बताओ, ये दे रखा है वुड हैव और थर्ड फॉर्म। इसका मतलब इफ के साथ आएगा हेड थर्ड फॉर्म, ये तो कंडीशनल आपको याद होगा, इसीलिए ए वाला याद हो जाएगा। अब ऐसा तो नहीं है कि आप टेंशन ले रहे हो, अरे सर जी हमको तो ये समझ में नहीं आ रहा, नहीं अब तो आपको ये कहना नहीं है, अब नहीं कहना, टाइम निकल गया। आगे देखिएगा, वन हु थिंक्स और स्पीक्स टू मच ऑफ हिमसेल्फ, ऐसा व्यक्ति जो बहुत ज्यादा सोचता है, बहुत ज्यादा अपने बारे में बोलता है, उसे क्या बोलते हैं, उसे ईगो आ गई ना, ईगो, तो ईगोटिस्ट हो गया, तो ये हो जाएगा ईगोटिस्ट बोलते हैं उस व्यक्ति को। एक है इम्पोस्टर। इम्पोस्टर का मतलब होता है एक तरह से क्या बोलूं उसे, जैसे छलबल मतलब धोखेबाज, इम्पोस्टर है ना। एक है इंतुजियास्ट, इंतुजियास्टिक, इंतुजियाज्म, इंतुजियास्टिक मतलब वही जोशीला। जैसे अभी आपने देखा होगा कि होली चल रही है ना और बढ़िया बढ़िया गाने चल रहे हैं, तो इंतुजिया, या फिर आप देशभक्ति के गाने, जोश, है ना। एक है इसमें ऑप्टिमिस्ट, आशावादी, याद हो जाएगा। देखिएगा सबसे पहला प्रश्न है और इस प्रश्न के अंदर क्या चीज गलत है, और गलत है तो उसे आप सही कैसे कर सकते हैं ये मैं आपको बताता ही हूं जनरली। लेकिन अभी आपकी प्रायोरिटी अगर एरर वाला है तो उसमें कौन सा पार्ट गलत है, ये चीज आपके दिमाग में होना चाहिए। देखिएगा, यू हैव बीन डूइंग योर होमवर्क रेगुलरली। अब ये सेंटेंस आपको दे रखा है, इस सेंटेंस में आप क्या चेंज कर सकते हैं, इस सेंटेंस में आप क्या चेंज कर सकते हैं। तो फिलहाल में एक चीज मेरे को जो समझ में आ रही है वो ए वाले पार्ट में एरर है। वो क्योंकि देखो लास्ट में रेगुलरली के बाद ये क्वेश्चन मार्क साइन दे रखा है, इससे पता चलता है कि जो सेंटेंस है वो इंटेरोगेटिव है, इसीलिए इंटेरोगेटिव है। तो इसका मतलब है कि इंटेरोगेटिव जो बनेगा, यानी कि जिसमें स्टार्टिंग में हेल्पिंग वर्ब आती है, तो यानी कि वो पहले वाले ए वाले पार्ट से ही तो बनेगा इंटेरोगेटिव। तो इस हैव को आप यहां पर लिख दीजिएगा, तो ये हो जाएगा हैव यू बीन डूइंग योर होमवर्क रेगुलरली। तो इस तरह से ये सेंटेंस जो है वो बन के तैयार हो जाएगा। क्लियर है, कोई डाउट तो नहीं है। मतलब क्या होता है, इंटेरोगेटिव सेंटेंस में क्या होता है, हेल्पिंग वर्ब पहले लिखी जाती है, तो इसी तरह से ये सेंटेंस जो वो बन जाएगा। आगे देखिएगा, आगे और भी जो मैंने प्रश्न आपको मैं पूछता जा रहा हूं उनको आप बताइए। द सेम प्रोसीजर ऑल्सो शुड यूज्ड फॉर द फाइनल असेसमेंट। ये जब आप पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा कि भाई शुड है, वुड है, कैन है, माइट है, मे है, इनके बाद तो फर्स्ट फॉर्म आती है, यानी कि यू जाना चाहिए था, लेकिन यहां पर तो यूज्ड दे रखा है, यानी कि ये गलत है। शुड, वुड, इन सब के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, तो इसीलिए इस बी वाले पार्ट में गलती है। सही कैसे कर सकते हैं, क्योंकि ये देखो पैसिव है, स्टार्टिंग किससे हो रही है, ऑब्जेक्ट से हो रही है, इसीलिए शुड के बाद बी आना चाहिए। अब बात करते हैं, ऑल्सो भी यहां पर दे रखा है, तो वैसे तो आपको एरर ही फाइंड करना है, उसमें सही तो कुछ करना ही नहीं है, लेकिन मैं आपको बता भी देता हूं। जैसे यहां पर ऑल्सो भी दे रखा है, तो ऑल्सो समझ में आ रहा होगा एक एडवर्ब है, तो रूल होता है कि अगर आपको कभी भी शुड बी इस्तेमाल कर रहे हैं तो जो एडवर्ब होती है वो शुड के बाद आती है, तो ऐसे में क्या हो जाएगा, शुड ऑल्सो बी यूज्ड, इस तरह से आपको लिखना है। आगे देखो, आई मस्ट फाइंड आउट सम मीन्स टू बैलेंस माई बजट। ये आप दिमाग मत लगाओ, मैं बताता हूं। यानी कि ये देखो बी वाले पार्ट में गलती है, सम मीन्स लिखा है ना, ये रूल है, आप याद कर लो। कभी भी अगर मीन्स आ जाए या फिर वेज आ जाए, वेज माने रास्ते, मीन्स माने साधन, तो ये हो जाएगा ना। अगर कभी भी मीन्स आ जाए, क्या आ जाए सेंटेंस में, मीन्स आ जाए या फिर वेज आ जाए, तो ये क्या होता है कि इनसे पहले आपको अदर लगाना होता है। कब, यानी कि जब कभी भी मीन या वे से पहले अगर सम का इस्तेमाल किया जा रहा हो तो आपको क्या करना है, सम के बाद इन दोनों वर्डों से पहले आपको अदर लगाना है, यानी कि सम अदर मीन्स यहां पर होना चाहिए। आगे, थैंक यू आई एम फाइन कंप्लीटली, मतलब धन्यवाद मैं पूर्ण रूप से सही हूं।
ये सेंटेंस आप आराम से पढ़ लीजिए, छोटा सा है लेकिन थोड़ा सा मोटा सा है। देखो ये भी सरल है, वो सरल कैसे है, देखो एसआरएम के बाद ये जो फाइन होता है, टायर्ड है, फाइन है, गुड है, ये सब एडजेक्टिव होता है ना, और एलवाई वाला क्या होता है बताओ, एडवर्ब होता है। तो याद रखना एडवर्ब जो होता है वो एडजेक्टिव से पहले आता है। तो यहां पर याद रखिए कंप्लीटली जो आएगा वो फाइन से पहले आ जाएगा। क्लियर है ना, जैसे ऐसे बोलते ना आई एम वेरी गुड, अरे आपने ऐसे बोला ना आई एम वेरी गुड, आई एम वेरी गुड, तो इसका मतलब क्या होता है, गुड एडजेक्टिव है, वेरी एडवर्ब है, मतलब एडजेक्टिव से पहले हमें एडवर्ब को लगाना होता है। तो इस सेंटेंस में क्या इसके बाद दे रखा था जो कि गलत है, ये यहां पर आना चाहिए। He asked me when could I finish the work। ये सेंटेंस बहुत सिंपल है, आराम से कर सकते हैं, ये इनडायरेक्ट पर बेस्ड है। डायरेक्ट इनडायरेक्ट में क्या होता है कि जब भी कभी बीच वाला कोई भी कंजंक्शन आ जाए तो कंजंक्शन के तुरंत बाद कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं आती है, पहले सब्जेक्ट आता है फिर वर्ब आती है। तो ऐसे में क्या करेंगे कि इस कुड को हटाओ यहां से, पहले सब्जेक्ट लिखो, मतलब आई, पहले आई आ जाएगा फिर आएगा कुड, ये रूल यहां पर चलता है। बीच में अगर कभी भी कोई WH टाइप का इस तरह के कोई भी कंजंक्शन हो, चाहे डेट हो, वेन हो, वेदर हो, इफ हो, इन सब के बाद हमेशा पहले सब्जेक्ट आता है फिर वर्ब आती है। तो ये एरर उम्मीद करता हूं कि आप आगे से नहीं करेंगे। आगे देखिएगा बीइंग अ रेनी डे, इस सेंटेंस में चारों में से आपको एक छांटना है, इसको समझो मत, आप सीधे ये याद रखो कि ये थोड़ा समझने को, मतलब ये कॉन्सेप्ट बड़ा है। तो मतलब क्या होता है, बीइंग कहीं दिख जाए तो समझ लेना कि बीइंग से पहले आपको इट लगा देना है। तो इट वाला ऑप्शन देख लो कि बीइंग अ रेनी डे, मतलब इट बीइंग अ रेनी डे, बस आपको इट लगा देना है इससे पहले, तो मतलब बी वाला सही हो जाएगा। आगे देखो राहुल गेव मी एन ओल्ड सीजर, ये थोड़ा आप समझ लेना। अब ये चीज तो क्लियर है कि सीजर जो होता है वो प्लूरल रूप में आता है क्योंकि इसकी दो टांग होती हैं, किसकी, कट जो, अरे कपड़े काटते ना, सीजर मतलब क्या बोले हिंदी, कैंची, कैंची की दो टांगे होती है, इसीलिए प्लूरल में आएगा। जब ये प्लूरल में आ जाएगा इसका मतलब एक बात तो क्लियर है कि इससे पहले एन तो इस्तेमाल होगा ही नहीं, एन तो इस्तेमाल होगा ही नहीं, मतलब ये कट जाएगा। ज्यादातर बच्चों ने क्या किया होगा, इस वाले पर टिक किया होगा, सीजर का सीजर्स कर दिया और हो जाएगा, नहीं ऐसा नहीं है। एक बात थोड़ा आप दिमाग से सोचो, जैसे मैं आपको बताऊं, मैंने लिखा अ गुड, मैंने लिखा अ गुड बॉय, ये सही है ना, मतलब एक अच्छा लड़का। अगर मैं इसे प्लूरल कर दूं तो बताओ ये जो ए आता है वो इसी के लिए तो आता है, जब ये प्लूरल हो जाएगा तो बताओ ए एन आएगा क्या, नहीं आएगा। तो ऐसे में जब ये प्लूरल हो गया तो ए एन आएगा क्या, नहीं आएगा, तो पहले वाला तो गलत हो जाएगा। तो ऐसे में आपको एक चीज थोड़ा सा देख लेना है, देखो बी और सी इसमें एकदम सेम दे रखे हैं, तो दोनों में से आप किसी को भी जो है चूज कर सकते हैं। तो फिलहाल में मैं बी वाला पार्ट जो वो कर लेता हूं, ठीक है, बी वाला पार्ट आएगा, मतलब सीजर्स आप इस तरह से लिख सकते हैं कि अगर वो एक की बात कर रहा है तो इसका मतलब है कि अ पेयर ऑफ ओल्ड सीजर्स, आप ऐसे कह सकते हैं। आगे देखिए ये मैं 30 आप सबके लिए छोड़ देता हूं, आप बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, कमेंट कर दीजिएगा, ज्यादा दिक्कत नहीं आएगा। आगे ये आपको बताना है दैट विच कैन नॉट बी इजली रेड, जिसे आराम से नहीं पढ़ा जा सके। तो आराम से नहीं पढ़ा जा सके उसे बोलते हैं इलेजिबल, क्या बोलते हैं उसे, इलेजिबल। एक होता है अनरीडेबल, अनरीडेबल का मतलब होता है जिसे नहीं पढ़ा जा सकता है। लेकिन कभी भी अगर इजली इस तरह से आ जाए जिसे आसानी से नहीं पढ़ा जा सके तो उसके लिए स्पेशल वर्ड दे रखा है, वन वर्ड में इलेजिबल होता है। एक है इसमें इन कॉम्प्रीहेंसेबल, इनकॉम्प्रीहेंसिबल का मतलब होता है कि जिसे आसानी से न मतलब समझा नहीं जा सके। एक है अनइंटेलिजिबल, मतलब अनइंटेलिजिबल का मतलब होता है जो समझने योग्य ना हो। आगे बढ़ जाइएगा, उम्मीद करता हूं सबके समझ में आ रहा होगा। अ पर्सन हु प्रीटेंड्स टू बी वॉट ही इज नॉट। अब एक बात बताओ, यहीं पर गलती हो जाता, इस वॉट के बाद इज आ जाएगा क्या, नहीं आएगा, क्योंकि ये सिंपल है, तो ये कंजंक्शन है इसीलिए यहां पर सब्जेक्ट आया फिर वर्ब आया है, तो ये वाले एरर बन जाते हैं। यानी ये वो कह रहा है कि ऐसा कोई आदमी जो वास्तव में है नहीं लेकिन वो बन गया है। जैसे आपने बैरोपिया देखे, गांव में जो होते हैं पुलिस के कपड़े पहन के आ जाते हैं और वो इतनी फास्ट, ये समझ लो हिंदी बोलते हैं, आप भी नहीं बोल सकते, सही बता रहा हूं। तो ऐसे में बैरोपिया जो होते हैं वो पुलिस वाले थोड़ी होते हैं, तो वो उन्हें अंग्रेजी में बोलते हैं, बताओ जल्दी बताओ, एक्सप्लोरर, प्रॉम्प्टर, इम्पोस्टर या फिर डिवीनियर।
जल्दी से सोच के बताओ उसका राइट आंसर क्या हो। देखो डिवीनियर तो उसको बोलते हैं जो भविष्यवाणी करता है। अरे टीवी में नहीं देखा, न्यूज चैनल में सुबह सुबह आते हैं पंडित जी, तो डिवीनियर होते हैं वो। एक है इसमें प्रॉम्प्टर। तो प्रॉम्प्टर का मतलब क्या होता है, देखिए प्रॉम्प्टर का मतलब होता है कि एक तरह से उकसाने वाला, जैसे आपने देखा ना उकसाने वाला, उसी को प्रॉम्प्टर बोलते हैं। एक है इसमें एक्सप्लोरर। एक्सप्लोरर का मतलब क्या, एक्सप्लोर करना, मतलब थोड़ा सा अब पता नहीं क्या है, हिंदी याद नहीं आ रहा है इसका। एक है इसमें इम्पोस्टर। तो राइट हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा सी। इम्पोस्टर बोलते हैं बहरूपिया को जो दूसरे का रंग रूप बदल के आ जाता है लेकिन वो होता नहीं है। चलो आगे देखिएगा, ये आपको सभी सिनोनियम बताना है और जल्दी जल्दी मैं आपको बता देता हूं। ये देखो रिगार्ड। रिगार्ड का मतलब होता है रेस्पेक्ट। आर फॉर रिगार्ड और आर फॉर रेस्पेक्ट, याद हो जाएगा। रिगार्ड का ये पेपर में आएगा और जितने भी प्रश्न बता रहा हूं ना सब पेपर में आए। रिगार्ड का मतलब होता है रेस्पेक्ट यानी आदर सम्मान। एक है लव। लव माने क्या होता है, प्यार करना, है ना। एक क्या होता है सस्पिशियन। सस्पिशियन का मतलब वही सस्पिशियस, संदेह वगैरह। एक है लाइकिंग। लाइकिंग का मतलब होता है चाहत, ये चाहत ना होती है, गाना भी तो है। स्वैम्प का मतलब क्या होता है, स्वैम्प एस डब्ल्यू सॉरी सॉरी गलती होगी, स्वैप है SWAP। स्वैप का मतलब होता है एक्सचेंज करना, आदान प्रदान करना, तो एक्सचेंज इसका राइट हो जाएगा। एक है स्नैप। स्नैप का मतलब क्या होता है, अरे जैसे तेज आवाज में चलना ना, उसको बोलते हैं स्नैप। एक है ब्रेक का मतलब तोड़ना। एक्सक्लूड। एक्सक्लूड का मतलब होता है निकालना, बाहर निकाल देना, एक्सक्लूड कर देना। एक है प्रूडेंट। प्रूडेंट का मतलब होता है वाइज, मतलब बुद्धिमान। तो वाइज है, वाइज का मतलब एक तरह बुद्धिमान मतलब विवेक। अरे विवेक सर एग्जाम्पल। तो ये चीज थोड़ा आप याद रखो। एक है फ्रैंक। फ्रैंक बात, जैसे मैं आपको पढ़ाता हूं मतलब फ्रैंकली पढ़ाता हूं, टीचर जैसा कुछ दिखता ही नहीं है और होना भी नहीं चाहिए, तभी मजा आएगा। तो फ्रैंक का मतलब होता है स्पष्ट बोलने वाला, एक तरह से ये भी होता है फ्रैंक। एक होता है इसमें कनिंग। कनिंग का मतलब होता है धूर्त, जो चूना वूना लगा देता है उसे बोलते हैं। एक है सेवर। तो सेवियर का मतलब होता है जो थोड़ा सा हार्ड हो। चलिएगा, और इसका जो PDF है वो मैं सेंड कर दूंगा टेलीग्राम ग्रुप सुपर फास्ट इंग्लिश अकेडमी।